बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सॉल्व x प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो ये सोल्यूशन इसके प्रॉब्लम में हम देख रहे हैं कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वाई का जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में उतनी ही यहाँ पर एक्स प्लस 2 की पावर भी मल्टीपल में है। जैसे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एक्स प्लस 2 की पावर 2 है। तो ऐसे केस में इसी वैल्यू को हम एक नए वेरिएबल के साथ मान लेते हैं कि x प्लस 2 जो है एक नया वेरिएबल, इसको कुछ भी मान लें आप, हम यहाँ पर t मान लेते हैं। लेकिन फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना होगी, यानी हमें डी वाई और डी एक्स यहाँ पर क्या रखना होगा वैल्यू। तो इससे हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वाई अब जो है वो टी का फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एक्स से टी में ले जा रहे हैं, टी का फंक्शन होगा तो वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लेकिन टी को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी ये बीच में डी टी आ गया है और यहाँ पर हमने चैन रूल का यूज़ किया है। तो डी वाई ओवर डी टी और यहाँ पर टी की जो वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू है एक्स प्लस 2 और यहाँ पर टी की वैल्यू x प्लस 2 है और यहाँ पर हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो डी वाई ओवर डी टी इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। यानी डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर हम लोग डी वाई ओवर डी टी रख देंगे। इसी तरीके से इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर भी डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर रखा जा सकता है। अब हमको जो है जो गिवन इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। देन यानी ये वैल्यू पुट कर देंगे। द गिवन इक्वेशन reduces to, तो जहाँ x प्लस 2 है वहाँ पर हम t पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 का स्क्वायर था तो t का स्क्वायर हो जाएगा और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस फिर सेकंड टर्म है उसमें x प्लस 2 की जगह पर हमें t रखना है और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर डी वाई ओवर डी टी रखना है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर लिया है। तो राइट हैंड साइड में भी हमें x को हटा के इस पर t की फार्मूला लाना होगा। उससे लिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी t, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, t माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जहाँ मानी थी x और t में रिलेशन, वहाँ से x की वैल्यू लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पर ये 3x है तो 3 के बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू जो कि t माइनस 2 है वो रख रहे हैं, प्लस 4 था वो लिख लिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, यानी 3 का अंदर इंटू करेंगे, 3t माइनस का 6 प्लस का 4, इनका डिफरेंस माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 3t माइनस का 2 ये वैल्यू आ गई है। और ये अगेन एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ऐसी प्रॉब्लम को यानी जितनी बार डिफरेंशिएशन y का t के रिस्पेक्ट में रहा है t की उतनी ही पावर है, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड होता है कि हम यहाँ पर अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। उसके लिए हम पुट करते हैं यहाँ पर, यानी मान लेते हैं जो t है उसकी जगह पर e टू द पावर z। अगर इस रिलेशन के साथ हम इसको मानेंगे तो एक तो log लेने पर ये जो पावर होगी इसकी वो आगे आ जाएगी, यानी log z की वैल्यू हमें log t मिल जाएगी। और ये जो हमारा डी वाई ओवर डी टी है वो हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। यहाँ पर डी जो है वो नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी ओवर डी जेड को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से इस वैल्यू को यहाँ टी और मल्टीप्लाई में होगा। इस तरीके से टी स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो डी माइनस 1 वाई हो जाएगी। तो इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 चाहे आप इसको डाल दें
ताकि कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस फार्म में बदल जाएगा। इस वैल्यू की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी डी माइनस 1 वाई, फिर उसके बाद माइनस के बाद ये इस वैल्यू की जगह पर हमें रखना है डी वाई और प्लस का वाई राइट हैंड साइड में। यहाँ पर 3 था, 3t है, टी की वैल्यू e टू द पावर z है और माइनस का 2 वो नोट कर दिया हमने यहाँ पर। और y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लें, d का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो डी स्क्वायर माइनस डी हो जाएगा और माइनस डी है, प्लस का 1 है, y को हमने बाहर ले लिया है और e टू द पावर z माइनस का ये 2 है, ये 2 टाइम्स d हो जाएंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 और y इज इक्वल टू 3 ई टू द पावर z माइनस का 2। तो इसे लिखा जा सकता है d माइनस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ई टू द पावर z माइनस का 2। तो अब हम यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है z में, बाद में हम इसकी वैल्यू वापस कर देंगे, मतलब z की वैल्यू और फिर t की वैल्यू, जो z की वैल्यू t के टर्म में आएगी, t की वैल्यू x के टर्म में आएगी। तो इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉल्व करने का तरीका ये कि आप पहले तो इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगी वैल्यू। लेकिन अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है एक्सिलरी इक्वेशन से, और एक्सिलरी इक्वेशन निकालना हो तो y का जो कोफिशिएंट है दिख रहा है हमको, इस y के कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन हो गई डी की जगह बस m करना है, तो एम स्क्वायर माइनस डी की जगह m करना है, m माइनस 1 का होल अप स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0, और जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 मिलेगी, जो कि इसको होल अप स्क्वायर रिपीट हो रहा तो m की वैल्यू रिपीट हो जाएगी, यानी m की दोनों वैल्यू इक्वल आएंगे। तो जब m की वैल्यू इक्वल आती है तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का ढंग अलग हो जाता है, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 प्लस का c2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी था यानी z वो लिखेंगे, और e टू द पावर में m की जो वैल्यू है वो उसमें मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। अब चूँकि मैं x की फार्म में दे रखा था तो उसी में वापस करेंगे। तो पहले तो हम z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, जो कि z की जो वैल्यू है वो log t है, जो हम लोगों ने पहले लिख दी थी। तो log t यहाँ पर रख देते हैं, और e की पावर z को माना था t के इक्वल, तो e की पावर z को t के इक्वल माना था, तो e की पावर z यहाँ पर है ये, तो इसके यहाँ पर t लिख दें। और आंसर चूँकि x में लाना चाहिए हमें, क्योंकि x में ही प्रॉब्लम थी हमारी, तो इसलिए हम t की वैल्यू पीछे से देख के लिख देंगे, जहाँ से हमने मानी थी t की वैल्यू x प्लस 2 मानी थी, उसको x प्लस 2 यहाँ पर हम नोट कर देंगे। यहाँ पर t की यहाँ पर x प्लस 2, लॉग में भी x प्लस 2 और इनटू पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2। जैसे तरीके से जो हमारा y है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू निकालना हो तो 1/, में कर देते हैं जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें y का जो कोफिशिएंट है जो कि d का फंक्शन होता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं d माइनस 1 का होल अप स्क्वायर, और इस इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 3 की पावर z माइनस का 2, तो उस वैल्यू को हम फंक्शन इस ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं, यानी 3 की पावर z माइनस 2 पर ऑपरेट हो जाएगी ये वाला फंक्शन, जो कि 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये चूँकि अलग अलग नेचर के फंक्शन है तो इसलिए इसको दो अलग अलग टर्म में बांट लेते हैं, यानी इसको अप्लाई इस पे करेंगे। 3 इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर कर दें 1/d माइनस 1 का होल अप स्क्वायर e टू द पावर z, और माइनस यहाँ पर 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 इधर लिख लें, और 1/d माइनस 1 का होल अप स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 या 2 लिखा रहने, बाद में हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि z का जो कोफिशिएंट यहाँ पर वो फार्मूला यहाँ पर नहीं लग पाएगा कि 1/fd e टू द पावर z होता है, तो हम क्या करते हैं जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर
यहाँ डी होता है वहाँ पर जेड का जो कॉफिशेंट है, यानी एक्स पड़ा हो फार्मूले में तो एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर रख देते हैं, और बाकी ये ए एक्स है तो ए एक्स का एक्स है रहेगा इसमें। लेकिन कंडीशन होती है ये वैल्यू 0 के बराबर ना है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अगर जेड का कॉफिशेंट यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 है, और उसको हम जब रखेंगे डी की जगह पर तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, यहाँ पर जेड है तो जेड की कॉफिशेंट 1 0 यहाँ रखने पर 0 आ रहा है। तो ऐसे में ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा फिर, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/f(d) और e⁻a एक्स, हम एक्स के फार्मूला लिख रहे हैं, हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ना होके जेड है हमारे प्रॉब्लम में, और दूसरा कोई फंक्शन यहाँ पर बी हो। तो क्या करते हैं, इसको हम फिर e और ए एक्स को ऐसे लिख देते हैं, और जहाँ पर भी डी नज़र आए आपको वहाँ पर डी की जगह पर हमें रखना होता है डी प्लस जो भी एक्स ई की पावर में एक्स का कॉफिशेंट है उसको प्लस करके लिख देते हैं, और ये ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ बी पर ऑपरेट होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हमारे लिए ये दिक्कत है, यहाँ पर ओनली ई की पावर जेड है, यहाँ पर एक्स तो बी तो नज़र नहीं आ रहा है एक्स का फंक्शन। ऐसे केस में यहाँ पर 1 का इंटू मान लेंगे, ये हमारा बी का काम करेगा, तो इस पर ऑपरेट करेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अगली स्टेप में 3 बाहर चल रहा था पहले से, तो इस फार्मूले को लगाएंगे e⁻ ये z हो जाएगा, और 1 में z को कॉफिशेंट यानी जो 1 है यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 होता है z कॉफिशेंट, तो d की जगह पर d प्लस का 1 कर देंगे, -1 पहले से था, इस होल अब स्क्वायर पहले से था, उसको हम अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर v की जगह पर हमारा 1 है फार्मूले का। और ये इसको हम कंसीडर करेंगे, इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसको कंसीडर कर लें e की पावर 0 इंडिपेंडेंट वेरिएबल z ऐसे, तभी हम इसको इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर z का जो कॉफिशेंट है 0 वो पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसका होल अब स्क्वायर था तो हमें होल अब स्क्वायर करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 1 से 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 e⁻z ये 1/d हो गया, लेकिन इसका यहाँ पर स्क्वायर है 1 माइनस इसमें ऊपर जो हमने फार्मूला बताया इसमें अप्लाई कर देंगे, यानी e की पावर में z का कॉफिशेंट यहाँ पर पुट कर देंगे। बस ये शर्त होती है कि 0 ना हो, ये e की पावर 0 इंटू z आ गया। तो अब ये डी स्क्वायर यहाँ पर मिला है तो उसे 2 पार्ट में बांट देंगे, एक तो हम 1/d बाहर लिख देंगे और एक 1/d अंदर, और 1 पर ये ऑपरेट होगा 1/d माइनस यहाँ पर 1 बचा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और e की पावर 0 की वैल्यू भी यानी 0 इंटू z 0 के बराबर हो जाएगी, यानी e की पावर 0 हो जाएगी। आप डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं। 3 e⁻z और 1/d, और हम लोग जानते हैं 1/d का मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, d जो है आप देखिए कैपिटल D हमारा किसका है फंक्शन, z का। कैपिटल D का मतलब क्या था, d/dz था, तो इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हमें करना होगा। माइनस और 1/1 के इक्वल आ जाएगा, e की पावर 0 की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर चल रही है 3 e⁻z और 1/d बाहर है, और जैसे हमने बताया 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन z हो गया, माइनस का ये 1 हमारा पहले से चल रहा था उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक गलती हो रही है, इसमें सुधार कर लें। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग जब लेके चले थे तो ये था 2 भी था साथ में, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, हमने ये 2 जो है वो लिखना रह गया है हमारा, ये 2 चल रहा था इसे तो हमने लिख दिया था, ये 2 से पहले मल्टीप्लाई में चल रहा था वो, और लिख दें इसको 2 मल्टीप्लाई में। अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो हमें प्रॉब्लम ये आंसर हमारा अलग आता। हालांकि प्रोसीजर वही रहता, अब कैलकुलेशन तो आपका है, ठीक से करेंगे। 2 यहाँ पर होगा और ये 2 × 1 2 हो जाएगा, ये 2 × 1 ये माइनस का 2 हमारा ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू माइनस के 2 यहाँ पर हमको मिल रही है। तो अब हम लोग z का इंटीग्रेशन z लिख ही चुके हैं, और ये -2 था, बस इसमें
इस 2 को माइनस का 2 यहाँ पर लिख दें बस। अब 1/d का मतलब जैसे कि बता चुके हैं कि इसका मतलब इंटीग्रेशन करना होता है इस फंक्शन का जो भी यहाँ पर है, और डी चूँकि d/dz है इसलिए इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। -2 हमारा ये लिख दिया जैसे था, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे z का पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 1 या 2 हो जाएगी, अपान में भी जो पावर होती है वो आ जाती है -2। यानी हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है 3/2 और e टू द पावर z और z² -2। इसी चीज़ को हमने लिखा है। अगले स्टेप में हम इसको z को हटा देंगे क्योंकि e की पावर z जो है हमारा माना हुआ था उसको हम वापस कर देंगे। e की पावर z जो है वो कितना माना था, e की पावर z माना था t के इक्वल माना था। देखिए शुरुआत में e/z को t माना था तो उसको लिख देंगे t, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे t, और जो z है उसकी वैल्यू थी log t तो इसे log t लिख देंगे। लेकिन इसका स्क्वायर है तो होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, -2 है वो पुट कर देंगे, और t की वैल्यू भी x+2 वापस कर देंगे। तो 3/2 x+2 और ये log ऑफ t की जगह पर x+2 उसका होल ऑफ स्क्वायर -2, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व होके आ चुकी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, तो अब हम जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। द general solution of given differential equation is y = होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था शुरुआत में फाइंड किया था उसको, यानी अभी हमारे सामने लिखा हुआ आप पीछे देख लीजिएगा, c1 प्लस का c2 log ऑफ x+2 और मल्टीप्लाइड बाई x+2, और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी ऊपर ही निकाल लीजिए, इसको नोट करना है बस। 3/2 x+2 और इंटू log ऑफ x+2 का होल ऑफ स्क्वायर और -2। आप चाहें तो x+2 इन दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं या इसको एज इट छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। y = अगर हम x+2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये ब्रैकेट, यानी c1 प्लस का c2 log ऑफ x+2 और फिर प्लस में बचेगा ये 3/2 x+2 कॉमन हुआ है तो log ऑफ x+2 का होल ऑफ स्क्वायर जो है वो बाकी है वो लिख देंगे, और -2 वो अलग से लिख दें, नहीं पर छोड़ सकते थे, कंप्लीट हो गया था अपना, या फिर यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।